Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about expenditure method. In the last lecture, we have learned about income method. This is the last method for the calculation of national income. After the completion of this lecture, I have provided the solution for chapter 5th and 6th. Okay, you all can go through it. So let us start with the third method for the calculation of national income, that is expenditure method. So let us start with the third method, that is expenditure method for the calculation of national income. By far we have learned about the two method, that was output method and income method. Okay, in output method we were considering the final market value of all goods and services that is produced in a country during a particular period of time. Then in income method, we were considering income of all the citizens and adding up together to find out the national income of a country. मतलब इससे पहले जो हमने दो मेथड पढ़े हैं, आउटपुट मेथड, उसमें हम फाइनल वैल्यू लेते थे गुड्स एंड सर्विसेज का कि आज नहीं तो कल इसकी इतनी वैल्यू मार्केट में जाके वो मिलने वाली है, तो उस पर इनकम कैलकुलेट करते थे. दूसरा था इनकम मेथड, जितने भी सिटीजन्स है वो इनकम अर्न करते हैं कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से, तो उस इनकम को हम कैलकुलेट करते थे एज ए नेशनल इनकम. अभी तीसरा मेथड है जो खर्चे के ऊपर हम नेशनल इनकम निकालेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड इज़ रेयरली यूज बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल इनएबिलिटी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. ज़्यादा करके ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि आप इनकम एक्सपेंडिचर पे निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो इनकम लोग अर्न करते हैं जितने भी सिटीजन्स, ज़रूरी नहीं कि वो पूरे इनकम एक्सपेंडिचर कर देते हो. ओके, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस मेथड को, इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में. ओके, तो दिस इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड. इस मेथड को हम आउटले मेथड भी बोलते हैं. अभी एक्सपेंडिचर मेथड है क्या? तो एक्सपेंडिचर मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मतलब पूरा खर्चा जो इनकर्ड होता है बाय द सोसाइटी मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे उस सोसाइटी में बिजनेसमैन हो, कंज्यूमर हो या गवर्नमेंट हो. ओके, ये सब कोई ना कोई एक्सपेंडिचर करते हैं. तो ये जो एक्सपेंडिचर है सोसाइटी इनकर करती है इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर, उस सब एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं और इनकम से हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हमको हमारा नेशनल इनकम मिल जाता है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकम जितने भी जनरेट करते हैं लोग, फ्यू ऑफ देम दे हाइड देयर लीगल इनकम. ओके, कोई नहीं बताते इतना इनकम है, या कोई इन्वेस्ट करे, पर्सनल इन्वेस्ट करे, तो उस पर एक्चुअली हम नहीं निकाल सकते. वेर इज इन आउटपुट मेथड, इन एक्सपेंडिचर मेथड इट्स फार इजी टू कैलकुलेट एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, अभी जो इनकम लोग अर्न करते हैं, ओके, जो चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो कंज्यूमर हो, या तो वो खर्चा करता है कंज्यूमर गुड्स जैसे कि जो रेडी है कंज्यूम करने के लिए, जैसे फूड, क्लोथ, शूज़, ये सब. एंड कैपिटल गुड्स ज़्यादा करके बिजनेसमैन करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया. तो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं हमारे सोसाइटी के, वो जब इनकम अक्रू करते हैं, अर्न करते हैं, ओके, जब भी वो इनकम अर्न करते हैं, या तो वो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते हैं या तो वो कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं. ओके, thus we get national income by summing up all consumption, investment and government expenditure. तो हमको नेशनल इनकम क्या मिलता है, हम ऐड करते हैं सारे खर्चे को. जैसे कंजम्पशन के लिए जो खर्चा किया, कंजम्पशन के लिए खर्चा बेसिकली कंज्यूमर्स करते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ, हाउस, ये सब के लिए. ओके, देन इन्वेस्टमेंट का खर्चा गवर्नमेंट करता है. ओके, देन उसके बाद बिजनेसमैन भी करते हैं. ओके, एंड तीसरा गवर्नमेंट जो खुद का अपना एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करता है. मतलब ये तीनों सेक्टर से जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ऐड करते हैं. अभी वो खर्चा चाहे इंडिविजुअल हो करे या फर्म करे या गवर्नमेंट. तो हमको नेशनल इनकम कैसे मिलता है? वी गेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप ऑल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट. I hope you all have cleared कि what is expenditure method. तो expenditure that is incurred by the society in a particular year is added together, total expenditure. Okay, अभी जो हम इनकम जनरेट करते हैं, ओके, वो इनकम जो हम जनरेट करते हैं उसको हम खर्चा करते हैं आइदर कंज्यूमर गुड्स पे या कैपिटल गुड्स में. ओके, एंड तीसरा जो है हमारा, दस वी गेट द इनकम बाय समिंग अप ऑल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड government. Okay, so I hope till here you have cleared. Now let us see thus gross national product or gross national income, you all can say,
is found by adding up national income is equal to C plus I plus G plus X minus M plus R minus P। अभी C मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट हम जो कंज्यूम करते हैं उसके लिए जो खर्चा होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, एक्सपेंडिचर भी करती है। ओके, देन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके जो मिलता है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो ये सबको जोड़ते ही खर्चा ले रहे हैं और इनकम में से माइनस करेंगे। ओके, और तो जो इनकम आएगा वो हमारे कंट्री का नेशनल, मतलब वहाँ पे हम इनकम जोड़ रहे थे सेकेंड मेथड में, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर को ऐड कर रहे हैं और फिर नेशनल इनकम, मतलब जो इनकम आई है उसमें से माइनस करके जो मिलेगा वो हमारा नेशनल इनकम रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे दिया है कितने कितने एक्सपेंडिचर कितने कितने तरीके के रहते हैं। तो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, ये ज़्यादा करके कंज्यूमर करते हैं, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर इज़ डन बाय हाउस होल्ड, मतलब ज़्यादा करके कंज्यूमर करते हैं। देखो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक तो ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा समय तक नहीं चलते, एंड ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा समय तक चलते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। कैसे गुड्स पे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे और ड्यूरेबल गुड्स पे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिनका लाइफ स्पेन, जिनको ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते, एंड ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा रहता है। ओके, अब हाउस होल्ड में नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। अभी नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब यूज़ इमिडिएटली, मतलब तुरंत हम उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया, ओके, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मतलब ईटिंग कमोडिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। एंड दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया। देन सर्विसेज जो हम लेते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल, तो इस पे खर्चा होता है। किसका खर्चा होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब ज़्यादा करके कंज्यूमर। ओके, तो पहला क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कंट्री के अंदर ओके टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। और ज़्यादा करके एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? बिजनेसमैन करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते होते। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट बिजनेस जो रहते हैं वो। गवर्नमेंट का हमको अलग से लेना है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट भी करती है और एक्सपेंडिचर भी करती है। प्राइवेट जो रहते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर्स, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा करके लोगों का वेलफेयर लेती है, एंड प्राइवेट जो होते हैं वो ज़्यादा करके, आप लोग ने पढ़ा होगा उसी में कि प्राइवेट जो एंटरप्राइज होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, तो ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, अभी इन एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेस, जैसे कि रिप्लेसमेंट, आपने ये इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का एक एक्सपेंडिचर का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और खर्चा कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देगा। जैसे कि एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन का बिजनेस करता हो, ओके, अब वो प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहा है तो उसने प्लांट एंड मशीनरी मतलब मशीन खरीदी जिससे वो प्रोडक्शन कर सके। ओके, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कॉटन क्लोथ्स का वो प्रोडक्शन करता है, उसने मशीन खरीदी। मशीन खरीदी मतलब उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो, उसने मशीन खरीदी है तो उसमें वो गुड्स बनाएगा, गुड्स बना के बेचेगा तो उससे पैसा जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। आप जब भी ऐसा खर्चा करो जिससे आपका इनकम जनरेट हो तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि वो आपको बदले में रिटर्न दे रहा है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेस, जैसे कि रिप्लेसमेंट, अपनी मशीन को वो रिप्लेस कर रहा है, रिन्यूअल कर रहा है, या न्यू इन्वेस्टमेंट, कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, देन तीसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट दोनों तरीके का करता है, एक कंजम्पशन भी करता है, एक इन्वेस्टमेंट भी करता है, क्योंकि उसको सोसाइटी के, कंट्री के वेलफेयर के बारे में भी सोचना होता है। ओके, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में पहले तो एक्सपेंडिचर लेते हैं, एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो आपको कुछ नहीं देगा, सिर्फ कंज्यूम। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसके बदले आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर खर्चा
इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब देश की देखभाल के लिए जो खर्चा होता है, सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, अब ये लॉ एंड ऑर्डर देश के देखभाल के लिए मेंटेन करना पड़ता है, डिफेंस मतलब लड़ाई वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये जो खर्चा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, मतलब देश के देखभाल के लिए, ओके, इससे कोई रिटर्न नहीं मिलता है, ओके, तो इससे इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, मतलब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवे, डैम, ये सब बनाना, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, ब्रिजेस, डैम, कनाल्स, अभी ये सब जो बनाते हैं इन सब से रिटर्न इसलिए क्योंकि इन सब की हेल्प से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल है, रोड है तभी आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और भी बहुत सारे फैसिलिटी, रेलवे से भी जाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है और इससे इनकम जनरेट होता है। दूसरा, यू कैन सी इफ़ यू आर यूजिंग अ रोड, ओके, अगर आप रोड यूज़ करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, ओके। देन सेकेंड, रेलवे आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसके लिए भी आपको टिकट्स वगैरह के लिए, तो वो गवर्नमेंट वहाँ से इनकर कर लेता है इनकम, ओके। ब्रिजेस हो गया, डैम्स हो गया, आप जो भी कुछ गवर्नमेंट का यूज़ करते हो आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, तो उससे गवर्नमेंट इनकम जनरेट होता है, ये तो है। दूसरा, ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी हेल्पफुल है, तो दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करते हैं, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ओके। देन विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी, इसलिए इसको जी बोलते हैं। जो कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट होता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, उसको सी बोलते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट होता है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको आई बोलते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड व्हाट विल से एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, उसको जी बोलते हैं, ओके। नाउ फोर्थ इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में कितना फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया उसका टोटल लेके उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। तीसरा है नेट रिसिप्ट्स आर माइनस पी, रिसिप्ट मतलब फॉरेन की कंट्री से आया हुआ पैसा, एंड पेमेंट मतलब फॉरेन की कंट्री में पे किया, ओके। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं और जो आता है उसको ऐड करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब फॉरेन की कंट्री का खर्चा अगर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करके हो रहा है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, टूरिस्ट जो आते हैं, ओके, वो यहाँ पे आते हैं एंड जब वो हमारे जैसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं और जो उससे पैसा आता है उसको हम रिसिप्ट लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट, मतलब हमारे कंट्री का, ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, और वो वहाँ पे जाके कुछ खर्चा कर रहा है तो उसको बोलते हैं पेमेंट। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने गया हो तो खर्चा होता है, राइट, तो उसको बोलते हैं पेमेंट, और वहाँ की कंट्री के यहाँ आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो मतलब मिला जुला के 5 तरीके से हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर होता है। पहले जो कंज्यूमर करता है, हाउस होल्ड बोलते हैं, वो ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स में करता है, ओके, और वो सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर्स करते हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, एक्सपेंडिचर भी करती है। एक्सपेंडिचर होते हैं उनके, कंजम्पशन होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, एंड व्हाट विल से इन्वेस्टमेंट होता है रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस एक्सेट्रा। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो भी हुआ है कंट्री में। रिसिप्ट में भी ऐसा ही है, जितना खर्चा किया और जितना मिला उसका माइनस करके जो आएगा उसको ऐड करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जितना भी मिलेगा उसको ऐड करना है। So this was the expenditure method. I hope you all have understood. Okay, now let us see the precautions while calculating the expenditure method. सो दिस इज़ द प्रिकॉशन, मतलब आपको ध्यान देना है जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। द फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, मतलब इसमें हमको इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा हुआ है उसको नहीं लेना है, एक्सपेंडिचर याद रखना, ओके।
तो जो उस पर एक्सपेंडिचर हुआ है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर वो ले लोगे और फिर जब बन के तैयार है और जो खर्चा हो जाएगा फिर आपने 2 बार खर्चे को ले लिया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग होगा, तो ऐसे नहीं करना है। ओके। सेकेंड, एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ इनकर्ड ऑन करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स। मतलब जो जिस साल ये बना है 2019 में बना है, तो मैंने ऑलरेडी उसको खर्चे में दिखा दिया है कि इतने का गुड्स परचेज किया। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या इन्वेस्टमेंट जो भी, लेकिन मतलब जब सेकेंड टाइम वापस जब आप सेल कर रहे हो और जो खरीद रहे हो उसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसको आप वापस दिखा रहे हो, मतलब एक गुड्स का आपने 2 बार एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो ऐसे नहीं, रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं दिखाना। ओके। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी इग्नोर्ड। ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो इसको भी नहीं दिखाना है। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजेक्शन डू नॉट ऐड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको भी हमको नहीं दिखाना है, क्योंकि नेशनल इनकम में हम वही चीज़ दिखाते हैं जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करता हो। तो ये परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को हमको क्या करना रहेगा, डिडक्ट करना रहेगा। ओके। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, मतलब जो गुड्स बन के तैयार है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हमको इंक्लूड करना है। ओके। सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड, हमको सब्सिडी भी इंक्लूड करना है। ओके। आउट ऑफ दिस मेथड द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, मतलब बाकी सारे मेथड से आउटपुट मेथड और इनकम मेथड ज़्यादा करके यूज़ होता है। इन एडवांस कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड यूके इनकम मेथड इज़ पॉपुलर, मतलब एडवांस कंट्री में इनकम मेथड ज़्यादा लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इज़ रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्री, बहुत ही रेयर कोई कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करती है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, मतलब वो प्रैक्टिकली इतना एप्लीकेबल नहीं है। In India, CSO, Central Statistical Organization, adopts a combination of both output method and income method to estimate national income of India. हमारी कंट्री जो है वो ज़्यादा करके आउटपुट मेथड लेती है, क्योंकि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो आपको आउटपुट मेथड और कुछ फैक्टर्स ऐसे जो आपको इनकम मेथड में लेना पड़ता है। ओके। तो जो एग्रीकल्चर वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं उसमें हम आउटपुट मेथड, और जो सर्विस सेक्टर में उसमें हम इनकम मेथड यूज़ करते हैं। ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट यू ऑल कैन ask me. Okay, now let us see the solution for all the exercise. I think so from chapter 5th I have not given you all the solution. Okay, so let us see chapter 5th. चैप्टर 5th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। ओके, चैप्टर 5th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, फर्स्ट का इट इज़ 4, ओके, ओनली डी। देन सेकेंड इट इज़ सेकेंड का इट्स थर्ड वन ओनली ए। देन थर्ड फोर्थ वन, थर्ड का इट्स फोर्थ वन ओनली सी। देन फोर्थ का इट्स सेकेंड वन ओनली बी। ओके, देन फॉर इकोनॉमिक्स टर्म्स क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट इट इज़ ओलिगोपोली। ओके, देन सेकेंड इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। Then for third it is selling cost. Then fourth it is industry. Then for fifth it is price discrimination. Okay, then question number 3, it's complete the correlation. First it's monopoly. It is for page number 52. Okay, the first it is monopoly, second it's perfect competition, then third it's monopoly. Okay,
third, again it's monopoly. Now question number 4, odd man out. Find the odd man out. First it is patents. For second it's very short period. Very short period. Okay. Then third it's many seller. For third it is many sellers. Then fourth it is OPEC. OPEC. Okay, then answer in detail. Explain the meaning of monopolistic competition with its feature. Go for page number. Monopolistic competition, you all can see page number 50. Okay, monopolistic competition, you have to write meaning and write the features. Okay, 4 marks के लिए तो you have to write 4 features, and if it is for what I'll say, if they are asking for 8 marks, then you have to write all the features. Then okay, explain the meaning of perfect competition with its features. Perfect competition, page number features of perfect competition, page number 47. Okay, 47. You have to write the perfect competition is a market. ये पूरा लिखना है. 8 marks के लिए they are asking, then you have to write the definition and write all the 8 points. Okay. Then ओलिगोपोली पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, और एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, इट इज़ नॉट देयर. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, पेज नंबर 50. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, पेज नंबर 50. ये मीनिंग लिखना है एंड फीचर्स लिखने हैं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू चैप्टर 6. चैप्टर 6, दैट इज इंडेक्स नंबर. Chapter 6, that is index number. For first one, choose the correct option. Question number 1, उसका first है C and D. Okay, then second one, it's third. Okay, for first it's first. For second it's third, that is A, B and C. Okay, then for third it's first B, C and D. Okay, then fourth it's second. For fourth it's second, that is A, B, C and D. Then for fifth it is what I'll say, second. Okay, for first it's D, for second it's A, for third it's B, and for fourth it's C. Okay, then complete the correlation. Question number 2, complete the correlation. First, agricultural productivity index. Then for second it's price base year. Okay, for third it's base year quantities. And fourth it's univariate. And sums we have solved. Okay, sums हमने already solved किए हैं. Rest everything I have given, I hope. Okay, thank you for today's lecture.